मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक्सरसाइज 2 आपके हिंदी व्याकरण किताब से एक्सरसाइज 2, क्योंकि इस किताब के पूरे चैप्टर को बता दिया गया है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2 बता रहा हूँ। फिर से देखिए तो वर्ण विचार, यह वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार का मतलब क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। सबसे पहले इसमें हमको वर्ण ही जानना है, अक्षर ही जानना है, ध्वनि ही जानना है। तो मुंह से निकलने वाली ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। और वर्ण को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? तो लिपि का प्रयोग करते हैं। वह लिपि हमारी भाषा को नियंत्रित करके अक्षर के रूप में हमारे सामने परोस देता है। तो इस तरह से हम वर्ण की परिभाषा क्या होगी? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम खंडित या टुकड़े न कर सके। जैसे बच्चे बोलते हैं माँ, तो बोल तो दी, माँ लिखा कैसे जाएगा? तो उसके लिए अनुसंधानकर्ताओं ने, खोजकर्ताओं ने लिपि की रचना की। लिपि के माध्यम से उस साउंड को कैद करके हमारे सामने म अक्षर की रचना किया। अब इस तरह से हम वर्ण में स्वर और व्यंजन, दो तरह के वर्ण देखेंगे। स्वर में कई स्वर होते हैं, स्वर में कई स्वर होते हैं। व्यंजन में भी कई व्यंजन होते हैं। अब बारी बारी से सबको देखिए। स्वर में देखिए, यहाँ तक ये सारे स्वर हैं। स्वर, अयोगवाह, आगत, ध्वनिया, ये सभी स्वर में आते हैं। उसके बाद आता है व्यंजन, उसके बाद आता है अन्य, और उसके बाद संयुक्त व्यंजन। इस तरह से आप देखेंगे इसको। देखिए किताब में आपके है, पढ़िए थोड़ा। उसके बाद आता है स्वर। तो स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र ध्वनि है। इसको हम क्यों बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन परतंत्र है, गुलाम है स्वर का, लेकिन स्वर जो है वह स्वतंत्र है। अब इसके बाद स्वर में भी कई स्वर हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में कुछ समय लगता है, 1 पल का मात्रा लगता है। दीर्घ में उससे ज़्यादा 2 गुना लगता है, और प्लुत में उससे भी ज़्यादा 3 गुना लगता है। अब स्वर को सही सही लिखने के लिए जब स्वर का प्रयोग हम व्यंजन के साथ करते हैं तो स्वर स्वतंत्र तो नहीं लिखा जाता, उसकी मात्राएं हो जाती हैं। तो स्वर की मात्राएं आपको बताया गया हुआ है। आ के लिए एक लकीर है, हर्षकार के लिए अक्षर के नीचे बाएं तरफ घुमा देना है। इस तरह से आप स्वर की मात्रा, हर्ष की मात्रा, दीर्घ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अब उसके बाद आता है व्यंजन। तो व्यंजन में भी स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये 3 व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन क्या है? यह मुंह के स्पर्श व्यंजन कौन सा अक्षर होगा? तो जो जीभ जो है जब मुंह के अन्य भागों में, भीतरी अन्य भागों में स्पर्श करता हो और तब साउंड प्रोड्यूस होता हो, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ में क्या है? जी पूरी तरह से उच्चारण अवयव को स्पर्श नहीं करता, वह अंदर कंठ के पास से आवाज़ निकलती है, उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजन क्या है? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से थोड़ी सी गर्मी के जैसी हवा का निकलता है, गर्म, मुंह से हवा थोड़ा गर्म के जैसा निकलता है। जैसे हम बोलते हैं श। आप हाथ रख के देखिए, उल्टे हाथ को मुंह के पास रख के श बोल के देखिए, आपके हाथ पर लगेगा कि वो हवा गर्म हो गई। तो इस तरह से जब गर्मी का एहसास करावे अक्षर तो उसको उष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब 2 अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ करके एक व्यंजन की रचना करते हैं तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इस तरह के 4 संयुक्त व्यंजन आपको दिए गए हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अक्ष में देखिए तो क और स मिला हुआ है। त्र में देखिए तो त और र मिला हुआ है। ज और य मिला हुआ है ज्ञ बनाने के लिए। स्र बनाने के लिए श और र मिला हुआ। तो इस तरह से 2 अलग अलग व्यंजन, ये सारे व्यंजन हैं। 2 अलग अलग व्यंजन एक अलग व्यंजन की रचना करते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? जब एक ही व्यंजन वर्ण एक शब्द में दोबारा प्रयोग हो लगातार तो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ त और त दोनों जुड़ गया तो क्या हो गया? त और ट दोनों जुड़ गया तो क्या हो गया? इस तरह से आप इसके शब्द को बनाइए। पत्ता, भुट्टा, छप्पर, मिट्टी। अब उसके बाद आता है र का रूप। तो र के बहुत सारे रूप हैं। र का बहुत सारा रूप है। र का जब वह एक रूप है जो अक्षर के ऊपर लगता है तो उसको रेफ कहते हैं, और अक्षर के नीचे लगता है तो उसको पदेन कहते हैं। जब अक्षर के ऊपर लगता है तो उसके स्वर जो है पहले हो जाते हैं, और अक्षर के बाद लगता है, नीचे लगता है तो स्वर के
स्वर उसके बाद में दिखाई देते हैं। इस तरह से र के विभिन्न रूप को आप देख लेते हैं। वर्ण विच्छेद में देखिए, इसी को वर्ण विच्छेद में आप देख सकते हैं। अब देखिए चावल है तो चौ में आ लगा हुआ है, व में कुछ नहीं है, यहाँ तो दिख रहा है स्वतंत्र है वो, लेकिन यहाँ चूँकि व्यंजन है तो यह परतंत्र है। अ है इसमें लगा हुआ, इसलिए अ को अलग करते हैं। ल यहाँ देखिए, ल तो नहीं, ल में अ तो नहीं है, लेकिन जब इसको अलग करते हैं तो ल के साथ अ अलग हो जाता है, ल में हलंत लग जाते हैं। इस तरह से आप इसको याद कीजिए, चैप्टर को पढ़िए, सारे चैप्टर को बताया जा चुका है। देखिए इसके व्याकरण कार्य को भी मैंने बता दिया था। अब इसको याद कीजिए।